अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल से दुनिया। आज हम ग्रहण का एपिसोड नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको नॉवेल कैसा लग रहा है। अगर आप भी कोई नॉवेल सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलें, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नॉवेल की तरफ। बाबा, ये हकीकत है कि मैंने जब जब सीमी से शादी के मुतालिक सोचा है, मेरे दिल ने हमेशा इनकार किया। इसकी कई सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप समेत सभी घर वालों की यही मंशा है कि मैं इससे शादी कर लूँ। अब जब आपकी ये रज़ा है तो मैं इस रज़ा पे राज़ी हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह पाक की भी यही मर्ज़ी होगी। मैं सीमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप इनसे रिश्ते की बात चला सकते हैं। इसने सर झुकाया। बेटा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बेहद खुश हूँ। मुझे यकीन है सीमी तुम्हारे लिए एक बेहतर शरीक हयात साबित होगी। अब्बा जी ने ताबिश का कंधा थपथपाया। ताबिश खामोशी से वहां से उठ गया। अब्बा जी ने नासरा बेगम को ताबिश की रजामंदी के हवाले से मुतला किया। फैजी और फरी को जब यह खबर मिली तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। इससे पहले कि नासरा बेगम अपनी बहन से इस मुतालिक बात करती, फैजी और फरी ने सीमी का नंबर डायल किया। हेलो। सीमी ने फोन अटेंड किया। क्या कर रही हो, जल्दी से बताओ। फरी बोली, कुछ नहीं यार, बेड पे लेटी हूँ। इसने बेजार होकर जवाब दिया। जल्दी से बेड से उतर के फर्श पे खड़ी हो जाओ। क्यों तंग कर रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें देने वाली हूँ सुन के तुम बेड से गिर जाओगी। कैसी खबर? ओह आई नो, ताबिश ने मना कर दिया है ना। आई एम नॉट शॉक। इसके बिहेवियर से पहले ही अंदाजा हो गया था। खबर सुनी नहीं, बीच में अपना तबसरा शुरू कर दिया। फैजी ने फोन पकड़ा, फोन को स्पीकर पे डाला। अच्छा सुना दो तुम खबर। तुम दोनों अपने भाई से कम हो क्या? मुझे ही सताना होता है। उफ, दिल पे हाथ रख लो। क्या मुसीबत है यार, जो बताना है बताओ, वरना मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाउ रूड। एक तो हम तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाना चाह रहे हैं और तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होने में आ रहे। अच्छा बाबा बता दो। देखो, अगर तुम्हारे भाई ने इनकार कर दिया है तो प्लीज मुझे मत बताना, इसके अलावा कुछ है तो बता दो। भाई मान गए हैं, वो दोनों मिल के बोली। सीमी की तरफ खामोशी छा गई। हेलो सीमी, कहाँ गई? फैजी बोली, कॉल तो चल रही है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? फरी बोली, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना? सीमी की दबी सी आवाज सुनाई दी। नहीं, सच में भाई मान गए हैं। उन्होंने खुद अब्बा जी से कहा कि रिश्ते की बात चलाएं। हमें तो जैसे ही पता चला सबसे पहले तुम्हें बता रहे हैं। फैजी ने तफसीलन सब कुछ बता दिया। याहू। सीमी बेड पे खड़ी होकर खुशी से झूमने लगी। फैजी और फरीज की अजीब व गरीब आवाजें सुन के हंसने लगी। चलो अब जल्दी से हमारी भाभी बनने के लिए तैयार हो जाओ, फरी बोली। जो हुक्म सरकार, सीमी ने जोशीले अंदाज में जवाब दिया। अब से हम तुम्हारी ऑफिशियल नंदे बन रही हैं, तो तुम्हें हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, फरी बोली। अच्छा अच्छा, चलो अब फोन बंद करो, मैं अम्मी को बताने जा रही हूँ। सीमी ने बेड से नीचे छलांग लगा दी। अरे रुक, अम्मी खुद खाला को बता देंगी, तू बता के इनका मजा खराब ना कर। फरी ने इसे रोका। यस यू आर राइट, लेकिन तुम लोग मेरी जान छोड़ो, मैं अकेले में इंजॉय करना चाहती हूँ। सीमी बेड पे उल्टी गिरते हुए बोली। ओके बाय, फरी नागवारी से बोली। ए सुनो सुनो, सीमी बोली, अब क्या है, ताबिश को कॉल कर लूँ? नहीं अभी मत कर, ऑफिशियली अनाउंस तो होने दो। अच्छा चलो बाय। रुको एक बात और। उफ, अब क्या है, मैंने काफी बार ट्राई किया। ताबिश का नंबर बंद क्यों रहता है? अरे हाँ, भाई का नंबर बदल गया है, क्यों? आई डोंट नो। जिन दिनों वो घर पे नहीं थे तभी उन्होंने नंबर चेंज किया था। वाई? हमें क्या पता। हाँ हाँ याद आया, फरी और मैंने इनके नंबर की लोकेशन ट्रेस की थी, तब से ही वो नंबर बंद है। चलो जल्दी से मुझे नया नंबर सेंड करो, मैं टेक्स्ट करती हूँ। ओके थैंक यू, बाय बाय बाय। ताबिश के अलावा सभी घर वाले सीमी के घर बाकायदा तौर पे रिश्ता लेके गए और मंगनी की तारीख तय कर दी। मंगनी में दिन काफ़ी कम थे, इसलिए फैजी और फरी ने कॉलेज से छुट्टियां ली और मंगनी की तैयारियों में जुट गई। मेहमानों के दावतनामे छपने लगे और शॉपिंग शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ सब खुशो खुरम तैयारियों में मसरूफ थे, वहीं ताबिश अपने आप में ही घुट रहा था। जैसे जैसे दिन पास आ रहे थे वैसे ही इसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। माँ बाप और बहनों को खुश देखकर बस फीकी सी मुस्कुराहट लबों पे जरूर आती। चलो किसी को तो खुशी मिली।
मौलवी साहब फजर की नमाज के बाद सहन में आए तो नूर तलावत में मशगूल थी। वो बेटी के पास आके बैठ गए। नूर समझ गई कि वो कोई बात करना चाहते हैं, इसलिए इसने कुरान पाक बंद किया और उनकी तरफ देखने लगी। मौलवी साहब लफ्ज जोड़ने लगे कि बेटी से किस तरह बात शुरू करें। बाबा कोई बात है? नूर बाबा के चेहरे के तासुरात पढ़ते हुए बोली, बेटा मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जो असूलन एक माँ या बड़ी बहन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अफसोस कि ये दोनों रिश्ते हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। वो उदास होके बोले, बाबा मेरे सभी रिश्ते आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म होते हैं। जब मैं अपने दिल की बात आपसे करने में नहीं झिझकती तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे? नूर ने इन्हें तसल्ली दी, बच्चे घुमा फिरा के क्या बात करूँ, साफ सी बात है कि हर बेटी को एक न एक दिन बाप का घर छोड़ के जाना होता है। बस इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ, वो बोले। नूर ने सर झुका लिया। मौलवी साहब ने बात जारी रखी, करीबी जानने वालों से मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात की थी। चंद एक लोगों के बारे में पता भी चला, लेकिन दिल नहीं माना। कुछ दिन कबल मेरे एक अजीज तसद्दुक साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपने भतीजे के रिश्ते की बात की है। लड़का अच्छा है, नेक है, एक मदरसे में मौलवी में, काफ़ी सालों की जान पहचान है, इसलिए ये बात मैं बाखूबी कह सकता हूँ कि शरीफ घराना है। मौलवी साहब खामोश हुए। नूर बदस्तूर सर झुकाए बैठी थी। वो लोग रिश्ते के लिए आना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो इन्हें खाने पे किसी दिन बुला लेते हैं। मौलवी साहब ने पूछा, बाबा जैसे आपको मुनासिब लगे, नूर ने आहिस्तगी से जवाब दिया। नूर उठ के जाने लगी तो मौलवी साहब फिर से गोया हुए। इस रिश्ते के हवाले से एक ज़रूरी बात है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तुम जो भी फैसला करो। नूर ने मुड़ के इनकी तरफ देखा, बेटा वो लड़का पहले से शादीशुदा है। दूसरी शादी की वजह सिर्फ और सिर्फ औलाद का हसूल है। ये हकीकत तुम अपने जहन नशीन कर लो और अच्छी तरह से सोच समझ लो। तसद्दुक साहब ने जब मुझे इस बारे में बताया तो मैं भी परेशान हो गया था। शायद इनकार भी कर देता, लेकिन कई तरह के वहम गुमान दिल में है। ये बात हकीकत है कि मैं शुरू से यही चाहता था कि तुम्हारी शादी एक मौलवी घराने में हो, लेकिन इस तरह से कभी नहीं सोचा था। आज के दौर में बेटियों के रिश्ते बहुत मुश्किल हो गए हैं। पता नहीं फिर कभी कोई अच्छा रिश्ता आता है या नहीं, और ये भी खबर नहीं है कि कब मौत का फरिश्ता पहुंच जाए। मैं तुम्हें तन तनहा इस दुनिया में छोड़ के नहीं जा सकता। तुम हर पहलू पे गौर करो और फिर मुझे जवाब देना। वो वहां से उठ के चले गए। नूर की आंखों में आंसुओं के मोती चमकने लगे। एक एक करके मार्केट की सारी दुकानें बंद होने लगी। ताबिश हिसाब किताब में मगन था। ताबिश की दुकान के सामने हाजी साहब की पैंट सी दुकान थी। इनकी नज़र ताबिश पे पड़ी तो अपनी दुकान बंद करा के वो इसके पास आ गए। फारूक साहब काफ़ी दिन से गैर हाजिर हैं, खैरियत तो है ना? वो ताबिश के काउंटर के सामने आके खड़े हो गए। ताबिश की नज़र इन पे पड़ी तो उठ के सलाम किया और बैठने के लिए कुर्सी आगे बढ़ाई। कुछ दिन पहले तक तो बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए नहीं आ रहे थे। तबीयत कुछ बेहतर हुई तो घर में मसरूफियत बढ़ गई। ताबिश बताने लगा, खैर घर में कैसी मसरूफियत? फारूक साहब ऐसे तो घर बैठने वाले हैं नहीं। हाजी साहब इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बस वो कल मंगनी की छोटी सी तकरीब है, इसी सिलसिले में भाग दौड़ चल रही है। ताबिश खाते वाला रजिस्टर बंद करते हुए बोला, अच्छा किसकी मंगनी है? हाजी साहब ने सवाल किया। चाचा जी मेरा रिश्ता पक्का हुआ है, कल मंगनी के लिए इनकी तरफ जाना है। ताबिश ने सर झुका लिया। माशाल्लाह, ढेर सारी मुबारकबाद। फारूक साहब तो छुपे रुस्तम निकले, चुपचाप बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया और हमें खबर तक नहीं दी। मिठाई खिलाने से तो नहीं डर गए? वो मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल सब कुछ बहुत अचानक हुआ। इतने दिन से बाबा का दुकान पे भी चक्कर नहीं लगा, वरना आपको ज़रूर बताते। ताबिश इनकी शिकायत दूर करने लगा। चलें फारूक साहब, अब दुकान पे आएंगे तो मिठाई तो खिलानी पड़ेगी। वो बोले, जी चाचा जी ज़रूर, क्यों नहीं। ताबिश मुस्कुरा दिया। बेटा मंगनी आपकी है तो भाग दौड़ भी आपको करनी चाहिए थी। इस उम्र में बाप को क्यों परेशान किया? हाजी साहब ने पूछा। हाँ, वो दरअसल दुकान पे भी तो किसी का होना ज़रूरी था। ताबिश मुनासिब जवाब ढूंढने लगा। देखो बेटा, मैं 6 दहाइयाँ गुजार चुका हूँ। दूल्हे का चेहरा बता देता है कि वो शादी से खुश है कि नहीं। इनकी नज़रें ताबिश के चेहरे पे जमी थी। ताबिश खामोश हो गया। मुझे लगता है इस शादी में तुम्हारी रज़ा शामिल नहीं है। हाजी साहब सर हिलाते हुए बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने हाँ की है तभी तो बात आगे बढ़ी है। ताबिश ने इन्हें जवाब दिया।
हाँ कर देना एक बात है, लेकिन दिल से किसी को अपनाना दूसरी बात। बेटा, इस फैसले का असर एक आध दिन पे नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पे होगा। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सोच समझ के फैसला करो। अगर अभी घर वालों की खुशी या दबाव में फैसला करोगे तो आगे चल के पछताना पड़ सकता है। इसलिए हर पहलू से सोच लो। हाजी साहब ताबिश को समझाने लगे। इतने में हाजी साहब का बेटा इन्हें बुलाने आ गया। वो ताबिश को सलाम करके वहां से चले गए। ताबिश फिर से सोचों की दलदल में धंसने लगा। फोन की बेल पे वो चौंका। अजनबी नंबर से कॉल थी। ताबिश ने फोन अटेंड किया। ताबिश दूसरी तरफ सीमी थी। जी, मैं ताबिश बात कर रहा हूँ, इसने जवाब दिया। अरे मैं सीमी हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। कैसे कॉल की? क्यों? मैं अपने होने वाले फैंसी को कॉल नहीं कर सकती? मैं बस पूछ रहा था कि कोई काम तो नहीं है। हाँ बिल्कुल काम है। जी बताएं। मुझे तुम्हारे दिल की आवाज़ सुननी है। मैं समझा नहीं। अपना फ़ोन दिल के पास लेके जाओ, मैं तुम्हारी धड़कनें सुनना चाहती हूँ। बच्चों जैसी बातें मत करें, असल वाली बात बताएं। वो चिढ़ गया। देखो ताबिश, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। ये कह के वो खामोश हो गई। आप खुल के बात करें, मैं सुन रहा हूँ। यार बहुत सिंपल सी बात है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी है। कल हमारी मंगनी है। अब भी अगर यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ताबिश, मेरे दिल में एक खौफ सा है। कैसा खौफ? तुम्हें खो देने का खौफ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है तुम मुझे छोड़ दोगे। ताबिश ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों है, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अगर ये बिला वजह की परेशानी है तो फिर एक वादा करो। कैसा वादा? हमेशा हमेशा के लिए साथ निभाने का वादा। ताबिश फिर से खामोश हो गया। ताबिश, जवाब दो ना। देखो, अगर तुम चाहो तो मुझे अभी छोड़ दो, मैं सब कुछ खुद पे ले लूंगी, तुमसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। पर कल जब एक बार तुम मेरा हाथ थाम लोगे और इसके बाद तुमने छोड़ने का सोचा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही खुद को माफ कर पाऊंगी। ताबिश बदस्तूर खामोश रहा। तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। प्लीज़, जो भी तुम्हारे दिल में है बोल दो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देते हुए बोला। पहले वादा करो। सीमी ने जिद पकड़ ली। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा हमेशा साथ निभाऊंगा। पक्का? पक्का वादा? जी। ताबिश की आंखों से बेख्तियार आंसुओं की एक लड़ी जारी हुई और इसने अपना माथा काउंटर के साथ टिका दिया। नूर चारपाई पे बैठी सब्जी काटने में मसरूफ थी। फातिमा इसके पास बैठी बातें कर रही थी। क्या हुआ नूर? मैं जब से आई हूँ तुम चुप चुप हो। फातिमा नूर का हाथ हिला के बोली। नहीं, कुछ नहीं, नूर ने चौंक के जवाब दिया। फिर इतनी उदास क्यों हो? वो पूछने लगी। अरे नहीं, उदास क्यों होंगी, नूर ने जवाब दिया। कुछ तो बात है। नहीं तो इसके बारे में सोच रही हो ना? फातिमा का इशारा ताबिश की जानिब था। किसके बारे में? नूर ने इसे बोला। अरे वो क्या नाम था इसका? हाँ, ताबिश। ताबिश के बारे में सोच रही हो? नूर के मुंह से दर्द भरी आह निकली। छुरी से इसकी उंगली कट गई। ओह नूर, देख के नहीं कर सकती? पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। फातिमा इस पे चिल्लाने लगी और दौड़ती हुई कमरे की तरफ चली गई। साफ कपड़े की कतर से इसने नूर के हाथ में पट्टी बांधी। नूर, पट्टी बांधने के बाद इसने पूछा। जी, इसने जवाब दिया। तुम इस लड़के के बारे में जितना सोच रही हो इससे यही साबित होता है कि वो तुम्हें पसंद है। फातिमा इसकी आंखों में देख के बोली। पागल हो गई हो तुम, कुछ भी बोलती रहती हो। मैं भला किसी गैर मर्द को क्यों पसंद करने लगी? नूर ने इसे घूरा। किसी को शादी के लिए पसंद करना गलत बात नहीं है। एक न एक दिन शादी तो करनी है, फिर इससे क्यों नहीं? फातिमा ने इसे घेरा। फातिमा, पागल हो गई हो? नूर चिढ़ गई। पागल मैं नहीं, तुम हो। जिस दिन इसने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम कह देती कि अपने घर वालों को भेज दे। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो तुम। फातिमा ने इसे झिंझोड़ा। फजूल बातें बंद करो। फातिमा, बाबा ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है। नूर सब्जी की टोकरी उठा के किचन की तरफ जाने लगी। क्या? सच्ची? इतनी अचानक? पर कौन है वो? फातिमा इसकी बात पे हक्का बक्का रह गई। वो लगभग दौड़ती हुई इसके पीछे किचन में पहुंची। बाबा के जानने वाले हैं, पहले घर से औलाद नहीं हुई इसीलिए दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद है। नूर ने संजीदा होकर जवाब दिया। नूर, पागल हो गई हो तुम? तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है क्या? फातिमा को झटका लगा। अभी नहीं की, वो मेरे जवाब के मुंतजिर है। नूर इसकी तरफ मुड़ के बोली। शुक्र है खुदा का तुमने हाँ नहीं की, मैं तो डर ही गई थी। फातिमा अपने दिल पे हाथ रख के बोली। लेकिन मैं हाँ कर दूंगी। तुम जानती हो जहाँ बाबा की मर्जी वहीं मेरी मर्जी। इसकी नजरें चूल्हे से उठती आग की लपटों पे थी। नूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फातिमा ने इसे बाजू से पकड़ के घुमाया।
आंखों में उतर आई नमी को छुपाने के लिए नूर ने सर झुका लिया। भाई जल्दी से तैयार हो जाएं, सब मेहमान आ गए हैं, हमने 10 मिनट में निकलना है। फरी ने एक सांस में सब बोल दिया। अरे पहनना क्या है, ऐसे चला जाऊं? ताबिश हैरानी से इसे देखने लगा। उफ, फैजी ने सूट लाके नहीं दिया आपको? वो हैरान होके बोली। कहाँ यार, तुम लोग भी हद करते हो। ताबिश चिढ़ के बोला। बस 1 मिनट में खुद लेके आती हूँ। फरी भागते हुए कमरे से बाहर निकली। ताबिश फिर से बेड पे बैठ गया। अगले ही पल वो वापस पलटी। वो मैं बताना भूल गई, बाबा पूछ रहे हैं आपने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है या नहीं? फरी हड़बड़ाई हुई पूछने लगी। दोस्तों को? ताबिश सोच में डूब गया। हाँ, वो आसिम भाई, नोमी भाई वगैरह, वो मंगनी में आ रहे हैं ना? फरी ने फिर से सवाल किया। आसिम? ताबिश के मुंह से निकला। ये नाम ताबिश के कानों में ऐसा गूंजा जैसे किसी ने से गहरे। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।